रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम के करीब 6 बजे नित्या अपने कमरे को तहस नहस करती हुई कपड़ों के बीच उलझी होती है। तभी वहाँ परेशान होकर अपनी भाभी निहारिका को आवाज लगाते हुए कहती है, भाभी भाभी कहाँ हो आप? मेरे कमरे में आओ। अरे अभी तो चाय देकर गई थी, अब क्या हो गया? हाय राम, कमरे को कबाड़ क्यों बना रखा है और तुम क्यों ऐसी कपड़ों के ढेर के बीच पड़ी हो? भाभी मेरा नीला वाला सूट नहीं मिल रहा, सारी की सारी अलमारी छान मारी, बेड में भी देख लिया पर सूट नहीं मिला। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तेल गिरने से वो बेकार हो गया था और उसके बाद वो कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। मतलब मेरे पीछे घर में मेरे कपड़ों का ये हाल होता है। भाभी मैं कल क्या पहन कर जाऊंगी? आपकी साड़ी? बिल्कुल नहीं, ये जो कपड़ों का बाजार लगा रखा है ना, इसमें से ही कोई पहन लेना और कल का कल सोचना। पहले कमरा ठीक कर लो अपना। मैं नहीं कर रही। एक तो जो चीज घर में नहीं है उसे ढूंढने के लिए मैंने इतनी मेहनत कर दी, अब इन सबको समेटने में मेहनत करूं? मैं नहीं कर रही। मैं चली अपने दोस्त से मिलने। अरे ओ कहाँ चली? अरे सुनो। नित्या अपनी भाभी की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसका फैला कमरा देखकर निहारिका का दिमाग खराब होने लगता है। फिर भी वो मन मार कर कमरे को ठीक करने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास मंजू आकर कहती है, अरे बहू, खाने में आज गोभी। अरे तो नित्या के कमरे में क्या कर रही है इस समय? आपकी बेटी का फैलाया रायता समेट रही हूँ। महारानी सारे कपड़े पलंग पर पटक कर अपनी सखी से भेंट करने जो गई है। थोड़ा अच्छे से साफ कर दियो, काम करने की आदत नहीं है ना उसे। हाँ तो काम बिगाड़ कर मेरे लिए आफत क्यों खड़ी करती रहती है? और ये उसका आज का नहीं हमेशा का है। अरे बगली, छोटी ननद है तेरी, अब ननद तो नादानी होती है। हाँ हाँ सब जानती हूँ, कोई नहीं, हंस लो आप भी, मेरा भी समय आएगा। सासू माँ देख लेना, क्योंकि सब दिन होत ना एक समान, ये तो आपने सुना ही होगा। अरे सुनियो सुनाइयो तो बाद में, पहले कमरा साफ कर और जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। निहारिका की ननद नित्या उसके लिए रोज कोई न कोई आफत खड़ी कर दिया करती, जिसके चलते कभी कभी निहारिका परेशान हो जाती। लेकिन बड़ी भाभी होने के कारण उसे ही सब समझना पड़ता। समय बीतता है। एक दिन घर की सफाई करते हुए अचानक ही निहारिका चक्कर खाकर गिर पड़ती है। डॉक्टर को बुलाने पर पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। खुशखबरी सुनकर सभी घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? ओहो भैया, अब आपको पिंच करके बताऊं क्या? अरे ये सब सच है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इस घर में कोई छोटा या छोटी आने वाला है। तू तो खुश है, लेकिन आज के बाद से हम सबको बहू की खुशियों का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो खुश रहेगी तो बच्चा भी खिलखिलाता हुआ पैदा होगा। हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन अभी उसके लिए बहुत टाइम है, तो आप सब अपनी उत्सुकता को बचा कर रखिए। ऐसे ही 6 महीने का समय बीत जाता है। प्रेगनेंसी में भी अब तक निहारिका बिना किसी दिक्कत के सारे काम किया करती और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन निहारिका कपड़े सुखाने के लिए बाल्टी लेकर छत पर जा रही होती है। तभी उसकी सास मंजू उसे रोककर कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है? नीचे उतर। नित्या, ओ नित्या। हाँ क्या हुआ? हुआ नहीं, लेकिन मेरे हाथों से तेरी पिटाई जरूर होगी। अब तेरे होते हुए इस हालत में बहू सीढ़ियाँ चढ़े, थोड़ी शर्म कर लेना लायक। अरे मैं क्यों शर्म करूं? अभी कपड़े सुखाने हैं तो सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेंगी। सासू माँ, जब तक आप दोनों बहस कर रहे हो मैं सोफे पर बैठ जाऊं। देख देख निकम्मी, उस बेचारी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, फिर भी सब काम कर रही है। चल बाल्टी उठा और कपड़े सुखा के आ। आजा बहू, तू आराम से बैठ। हाँ नित्या, छत पर जा रही हो तो अचार की बरनी भी लेती आना, और हाँ मिट्टी के बर्तनों में पंछियों के लिए पानी भी डाल देना। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे कोई काम रह गया हो ना तो वो भी बता दो। नहीं बस इतना ही, बाकी छत से नीचे आओगी तो मेरे पैर की थोड़ी मालिश कर देना। वो सासू माँ, मेरे पैर थोड़े सूज गए हैं ना। हाँ बहू क्यों नहीं, कर देगी वो। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चुकंदर का जूस लाती हूँ, ताकत के लिए बढ़िया होता है। इतना कहकर मंजू किचन की तरफ चली जाती है तो नित्या भी मुंह बनाते हुए कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर छत पर जाती है। ऐसे ही अपनी भाभी की प्रेगनेंसी के कारण अब काम करने की बारी नित्या की होती है, जिसके कारण अब वो पहले जैसे खाली नहीं बैठ पाती। एक सुबह नित्या अच्छे से बन ठन कर कॉलेज के लिए निकल रही होती है।
तभी उसका भाई उसे रोक कर बोलता है। अरे नित्या, कॉलेज जा रही है क्या? हाँ भाई, सुबह सुबह और कहाँ जाऊंगी? क्यों, कोई काम है? हाँ, वो मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहने वाला हूँ, इसीलिए तेरी भाभी के रूटीन चेकअप के लिए छुट्टी नहीं ले सका। तो तू निहारिका को क्लिनिक लेकर चली जाइयो। अरे भाई, भाभी कोई बच्ची थोड़ी ना है, अकेली चली जाएंगी ना। बच्ची नहीं है, लेकिन एक बच्चे की माँ बनने वाली है। अकेले डॉक्टर के पास कैसे जाएगी? मानव के पास समय नहीं है, तो एक दिन तू चली जा अपनी भाभी के साथ, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है कि मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन इन लोगों को बताया तो ये ताने देकर मेरी हालत खराब कर देंगे। ये भाभी की प्रेगनेंसी मेरे लिए आफत से कम नहीं है। ठीक है, चली जाती हूँ माते। इतना कहकर वो वापस कमरे में चली जाती है। दोपहर के समय दोनों ननद भाभी क्लिनिक से लौट रहे होते हैं। तभी निहारिका नित्या से कहती है, नित्या, मेरा चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना बाजार चलते हैं। भाभी, अब पागल वागल हो क्या? माँ ने मना किया है ना कि बाहर का कुछ नहीं खाना। फिर अरे पर उन्होंने ही तो कहा था कि कुछ भी खाने के लिए मन नहीं मारना। चलो ना, अब चलो भी। तभी निहारिका उसे बाजार ले जाती है और दोनों ननद भाभी मिलकर चाट खाती है, जिसके बाद दोनों घर की ओर चल देती है। कुछ ही देर में निहारिका अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और नित्या कहती है, क्या हुआ भाभी, कहीं उल्टियाँ तो नहीं आ रही? हाँ, मन तो ऐसा ही हो रहा है। कहा था ना मत खाओ चाट, लेकिन मेरी तो आप सुनती नहीं। अरे 20 सड़क में उल्टियाँ मत कर देना, वरना सरे बाजार मेरी इज्जत का फलूदा हो जाना है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा नित्या। अरे यार, क्या आफत है। भाभी भाभी, कंट्रोल। इतना कहकर वो अपनी आसपास देखती है तो उसे पब्लिक टॉयलेट दिखता है। वो निहारिका का हाथ पकड़कर उसे वहाँ ले जा ही रही थी कि तभी निहारिका उसके कपड़ों पर ही उल्टी कर देती है। नित्या बेचारी के पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। जैसे तैसे दोनों घर आते हैं और नित्या अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे सरपट, कहाँ दौड़ी जा रही है? मुंह हाथ धोकर नींबू शिकंजी बना दे अपनी भाभी के लिए। चल कर आई है ना, थोड़ी ताजगी मिलेगी उसे। अरे तो मैं कौन सा उड़ कर आई हूँ, मैं भी चल कर ही आई हूँ। और आज जो इन्होंने मुझ पर किया ना, उसके बाद हाथ मुंह धोने से काम नहीं चलेगा, नहाना पड़ेगा मुझे। हाँ, कसम से माँ, भाभी की ये प्रेगनेंसी मेरे लिए आफत बन गई है। देखा सासू माँ, मैं ना कहती थी मेरा भी दिन आएगा। हमेशा ये मेरे लिए आफत खड़ी करती थी, आज ये खुद ही आफत में है। वैसे चिंता मत करो ननद, ये आफत कुछ महीने और झेलनी पड़ेगी तुम्हें। नित्या पाँव पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और इस तरह उसे अपनी भाभी की फरमाइश पर 2-2 मिनट में किचन में जाकर कुछ न कुछ बनाना पड़ता है। उसे क्लिनिक ले जाना पड़ता है, उसके मूड स्विंग्स झेलने पड़ते हैं, जो उसके लिए किसी आफत से कम नहीं था। कुछ समय बीतता है और कुछ महीनों बाद उसकी भाभी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद उसकी आफत खत्म होने की जगह और बढ़ सी जाती है। शकुंतला की 2 जुड़वा बेटियां विन्नी और मिनी थे। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें अपनी शॉपिंग कर रही होती हैं कि तभी विन्नी स्टाफ बॉय से बोलती है, अरे भैया, कल मैं आपकी दुकान से टॉप लेकर गई थी, लेकिन इसमें छेद निकला। ये देखिए, अब मुझे दूसरा टॉप दीजिए। कहाँ है मैडम? मुझे तो कोई होल नहीं मिल रहा। अरे भैया देखिए ना, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? नहीं मैडम, इसमें तो मुझे कोई होल नजर नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, अब जरूर दिखेगा। ये बोलकर विनी उस टॉप को और फाड़ देती है, जिस वजह से उस टॉप से अब स्टाफ बॉय की शक्ल साफ दिखती है। तभी विनी बोलती है, क्यों भैया जी, अब आपको दिखा या और फाड़ कर बताऊं? नो मैडम, आई विल चेंज। जल्दी करो। विनी वहाँ से अपना न्यू टॉप लेकर आगे बढ़ती है कि उसकी जुड़वा बहन मिनी उसके पास जाकर बोलती है, अरे यार, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, तू आई नहीं तो फिर मैं ही आ गई। अरे यार कुछ नहीं, वो कल टॉप लाई थी ना जो खराब था, उसी को चेंज करवा रही थी। चेंज करने से मना कर रहा था, मैंने उसकी आंखों के सामने ही टॉप फाड़ दिया। फिर शक्ल देखने लगा मेरी, फिर समझ आ गया उसे। अच्छा, तो फिर किया उसने या नहीं? अरे अगर नहीं कर रहा था तो उस कपड़े को ही फाड़ कर उसके मुँह पे मार देती, पता चल जाता। पता है, मुझे ही नहीं बल्कि घर वालों को भी पता है कि तुझे कितनी तेज गुस्सा आता है। यार तेरा वेट करते करते ना मुझे भूख लगने लग गई है, चल कुछ खाते हैं। ओके चल। दोनों बहनें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली जाती हैं। वहाँ जाकर वो खाने के लिए कुछ ऑर्डर करती है।
थोड़ी देर में उनका खाना आ जाता है और वो दोनों खाना खाना शुरू करती है। वो खाना खा ही रही होती है कि तभी रेस्टोरेंट में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का चेतन आता है और आकर उनके साइड वाले टेबल पर बैठ जाता है, जिसे देखकर विनी को कुछ कुछ होने लगता है और वो मिनी से बोलती है, यार देखना कितना हैंडसम लड़का है। हाँ है तो क्या हुआ तुझे? यार मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बात करवा देना। मैं कैसे करवाऊँ? तुझे अच्छा लग रहा है, तू जाके बात कर प्लीज यार, तू मेरी बहन नहीं है। चल रुक, कुछ करती हूँ। इसके बाद मिनी उस लड़के के पास जाती है और उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी। हाँ जी कहिए। अब वो क्या है ना, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मेरा फोन कहीं मिल नहीं रहा है, शायद खो गया है। क्या आप एक बार अपना मोबाइल मुझे देंगे ताकि मैं कॉल करके पता कर सकूं कि मेरा फोन कहाँ पर है? जी जरूर। मिनी उसे फोन लेकर साइड में चली जाती है और विनी को फोन करती है और उससे बोलती है, ये ले उस लड़के का नंबर, मैंने तेरा आधा काम तो कर दिया, बाकी का तो खुद संभाल लियो। थैंक यू सो मच। फिर मिनी उस लड़के के पास जाकर उसका फोन वापस करती है और उसे बोलती है, थैंक यू सो मच। मेरा फोन एक पुलिस वाले को मिल गया था, मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना फोन ले लेती हूँ। इट्स ओके। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। ओके मिस। मिनी उसके पास से चली जाती है। विनी के पास जाकर वो उससे बोलती है, अब चल जल्दी यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उस लड़के को कहा है कि मेरा फोन पुलिस स्टेशन में है, अगर जल्दी नहीं गए तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है चल। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने घर आती हैं। घर आकर विनी मिनी से बोलती है, यार अब मैं उससे बात कर लूं या फिर नहीं? हाँ हाँ कर ले, पर उससे कहेगी क्या? मैं उससे यही कहूँगी कि उसकी वजह से मेरा फोन मुझे वापस मिल गया। ठीक है। विनी चेतन को कॉल करती है और उससे बोलती है, हेलो, हु इज दिस? मैं वो लड़की जिसका फोन खो गया था। ओह आप हैं, आपका फोन मिल गया? जी वो भी बस आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। बस भी कीजिए, अब कितना थैंक यू बोलेंगी आप? अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। विनी उसके साथ कुछ देर तक फोन पर बातें करने लगती है और उसके 2 दिन बाद चेतन मार्केट में फिर से विनी को देखता है और जब विनी उसे देखती है तो मन में एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो अपनी बहन मिनी के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देती है। जिसके कुछ दिन बाद दोनों बहनें ड्रेसेस चेंज कर करके उसे कंफ्यूज करने में लग जाती हैं। पहले तो विनी उसे मिलकर हेलो करती और जैसे ही वो आंखें बंद करता, विनी उसकी आंखों के सामने से दूर हो जाती और थोड़े आगे जाकर वो मिनी से मिलता जो विनी बनी हुई थी और वो उसे आंख मारती, लेकिन वो शर्मा के आगे चला जाता। ऐसे ही करीब उसके साथ 4-5 बार होता है और विनी मिनी मिलकर उसे कंफ्यूज कर देती है। आगे जाकर वो खुद से बोलता है, ये क्या हो गया है मुझे? बार बार वो फोन मांगने वाली लड़की मुझे क्यों दिखाई दे रही है? मन की अच्छी है, क्यूट है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि एक कार सामने से आती है और विनी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बचा लेती है। जिसके बाद वो चेतन के गले लगती है और बोलती है, आप ठीक तो है ना? अरे ऐसे रोड के बीचों बीच खड़े होके भला कौन ख्यालों में खोता है? कार का हॉर्न तक नहीं सुनाई दिया आपको? आपके बारे में ही सोच रहा था। क्या मतलब? I mean, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बचा लिया, थैंक्स। वैसे क्या मैं आपका नाम जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? ओए होए, मजे आ गए। लगता है मेरा जादू चल गया इस पे। हाय मारी जावा। लगता है आप अपना नाम नहीं बताना चाहती मुझे। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। मेरा नाम विनी है। वो मैं कुछ सोचने लगी थी। और आपका नाम? जी मेरा नाम चेतन है एंड आई लव योर नेम। एंड आई लव यू टू। चेतन, क्या आप मेरे साथ कॉफी पर चलेंगे? इसी बहाने हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। या श्योर, चलिए। जाते वक्त विनी मुड़कर अपनी बहन मिनी को आंख मारती है और चुपके से बाय करके चेतन के साथ चली जाती है। दोनों कैफे में जाते हैं, जहां चेतन और विनी एक दूसरे से बातें करते करते काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक दिन चेतन विनी को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वो अपनी बहन मिनी को कॉल करके बताती है, मिनी मिनी मिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जिस दिन का मुझे इतने टाइम से इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो गया यार। अरे हुआ क्या है, कुछ बताएगी भी? मिनी तेरा प्लान,
टू से जो हमने मिलकर साजिश की थी ना यार, वो रंग लाई। चेतन को मुझसे प्यार हो गया और आज फाइनली उसने मुझे प्रपोज कर दिया। बेटा प्लान तो मेरा ही था, सक्सेसफुल तो होना ही था। चल अब मैं भी उससे मिल लेती हूँ। नहीं रुक, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पहले मैं अपना आइडिया फॉलो करूंगी, फिर मिलूंगी चेतन से। क्यों, फिर कब मिलेगी? तुम दोनों शादी करो, उसी रात एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करूंगी। तूने उसे अभी तक बताया तो नहीं है ना कि तेरी कोई जुड़वा बहन भी है? नहीं? फिर ठीक है। वक्त बीतता जाता है। वो दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। घर में शादी की तैयारियां चलने लगती है। दोनों बड़े ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी संपन्न होने के बाद चेतन अपने कमरे में जाने लगता है। वो अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर बहुत एक्साइटेड था। कमरे के अंदर जाने से पहले वो खुद से बोलता है, यार आज तो मजा ही आ जाएगा। एक तो इतनी सुंदर बीवी मिली है तुझे और ऊपर से तुझे इतना प्यार भी करती है। चल अब अंदर चलता हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। चेतन कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके बेड पर एक नहीं बल्कि 2 दुल्हन बैठी हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होता है और अपने आप से बोलता है, यार मैंने तो एक ही लड़की से शादी की थी, फिर यहाँ 2 दुल्हन कैसे बैठी हुई है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चेतन 2 दुल्हनों को एक साथ देखकर परेशान हो जाता है, पर फिर भी उसे अपनी पत्नी को पहचानना ही था, तो वो उन दोनों से बोलता है, आप दोनों कौन हैं? हम आपकी धर्मपत्नी है। हम? ये हम का मतलब क्या है? अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाओ। जी देखिए, हमारे यहाँ पति पत्नी का घूंघट उठाता है, हम खुद नहीं उठा सकते। हे भगवान, क्या करूँ मैं? वो दोनों चेतन की बात नहीं मानती, तो परेशान होकर खुद चेतन उनके घूंघट को उठाने लगता है। पहले वो विनी का घूंघट उठाता है और उसे देखकर बोलता है, अच्छा हुआ कि पहली बार में ही तुम मुझे मिल गई, पर ये दूसरी वाली कौन है? आप खुद ही देख लीजिए। चेतन फिर मिनी का घूंघट उठाता है और उसे देखकर वो बोलता है, तुम 2 कैसे हो सकती हो? इतना कहकर चेतन बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद विनी मिनी से बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, इस तरह का प्लान मत बना। इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, चिंता मत कर, ये बस बेहोश हो गए हैं। मैं अभी इन्हें पानी पिलाती हूँ, ये बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। मिनी चेतन के मुंह पर थोड़ा पानी छिड़कती है और ऐसा करने से चेतन होश में आता है, जिसके बाद वो उसे पानी पिलाती है और उसे सारी सच्चाई से रूबरू कराती है। चेतन मिनी से पूछता है, तो तुमने मुझे अभी तक इस बारे में बताया क्यों नहीं था? क्योंकि हमें आपको वो बनाना था। वो क्या? उल्लू। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? मेरी सारी एक्साइटमेंट खराब कर दी, पर अभी भी बाकी है ये हसीन रात। तो मिनी जी, आप और कष्ट नहीं देना चाहती तो हम तोता मैना को अकेला छोड़ दीजिए। जीजा जी। और इस तरह दोनों बहनों की प्यारी प्यारी साजिशों के बाद वो डोर को बंद करता है और विनी को अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। नायरा के ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते थे, पर नायरा को किसी और से ही प्यार था। इसीलिए वो मन ही मन अपने ससुराल वालों को कोसती रहती थी। एक दिन नायरा की सास ने उससे कहा, नायरा पुत्र, आज घर विच पूजा है, तब पंडित जी ने कहा है कि प्रसाद कर दी बहू बनाएगी। जी मम्मी जी, बना दूंगी प्रसाद। अपने इस प्यारे से परिवार की खुशी के लिए तो मैं पूरे 56 भोग बना सकती हूँ। ये बात सुनकर राखी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी पूजा की तैयारी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। नायरा प्रसाद बनाना शुरू करती है और मन ही मन सोचती है, एक तो इन पागलों के बीच में रहो, ऊपर से अच्छी बहू होने का दिखावा भी करो। पर कोई बात नहीं नायरा बेटा, तू भी कम नहीं है। इस परिवार को तोड़ के ना रख दिया तो तू भी अपने बेबी की सोना नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नायरा सभी घर वालों के सामने भोली बनने का दिखावा करती रहती है। कभी वो अपनी सास की सेवा करने का दिखावा करती, कभी अपनी दादी सास की और कभी अपने ससुर की सेवा करने का दिखावा करती थी। धीरे धीरे सभी परिवार वाले नायरा पर अंधा विश्वास करने लगे। नायरा जो भी बोलती उसके ससुराल वाले उस बात का विश्वास कर लेते।
इसी बात का फायदा उठाकर नायरा ने अपने ससुराल वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। एक दिन वह अपनी सास के पास बैठी हुई थी। मम्मी जी, आप तो दादी से बहुत प्यार करती हैं, पर दादी की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और नहीं पुत्र जी, ऐदा दी तो कोई गल नहीं, ओ ता मैनू अपनी बेटी वांगू रख दी है। पर मुझे तो दादी ने कहा कि वो आपको पसंद ही नहीं करती, और ये भी बताया कि आपने पापा जी को जादू टोने से अपने जाल में फंसाया है। हैं? तू सच कह रही है? बीजी ने तेनू ऐदा कहा? हुण देख मैं उस बुढ़िया दी अकल किवें ठिकाने लगांदी आ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दादी घर की बड़ी हैं, थोड़ा कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया। ऐसा कहकर नायरा अपनी सास को रोक लेती है। राखी नायरा की बात मान तो लेती है, पर अपने मन से दादी की बात को निकाल नहीं पाती। इधर नायरा दादी को अपनी सास राखी के खिलाफ भड़काने लगती है। बीजी, आपके और मम्मी जी के बीच में कुछ बात हुई है क्या? वो मम्मी जी कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं। तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। पर मम्मी जी तो बोल रही थी कि आप उन्हें हमेशा दबा कर रखती हैं और हमेशा ताने देती रहती हैं। हे भगवान, ये तो सरासर झूठ है। आज तक तो ऐसा किया नहीं, पर आज करूँगी। अब देख तू, मैं तेरी सास की कैसे खबर लेती हूँ। नहीं बीजी, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज। बेवजह घर में कलेश हो जाएगा। दादी नायरा की बात नहीं सुनती और वह अपनी बहू राखी यानी नायरा की सास से बात करने चली जाती है। जैसे ही दादी राखी से इस बारे में बात करने लगती है, राखी उनसे लड़ने लग जाती है। दोनों के बीच खूब बहस होती है और अंत में दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगती हैं। नायरा को यह सब देखकर बहुत खुशी होती है और वह मन ही मन सोचती है, चलो इन दोनों को तो अलग कर दिया, अब इस बाप बेटे को अलग करने की बारी है। हाँ, बड़े आए थे मुझ पर अपना हक जताने वाले। नायरा अपने ससुर और अपने पति कार्तिक के बीच भी आग लगाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। वह कार्तिक के पास जाती है और उससे बोलती है, कार्तिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रही हो? कार्तिक, मुझे समझ नहीं आता, आखिर कब तक तुम अपने पापा के भरोसे रहोगे? नायरा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कल मैंने खुद सुना था, पापा जी किसी अनाथालय को ये घर और जमीन देने की बात कर रहे थे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, तुम जाकर अपना हिस्सा मांग लो। कार्तिक भी नायरा की बातों में आ जाता है और अपने पापा से अपना हिस्सा मांगने लगता है। कार्तिक की ऐसी बातें सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है और वह कार्तिक पर चिल्लाने लगते हैं, जिसके चलते वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और अंत में एक दूसरे से अलग रहने का फैसला ले लेते हैं। नायरा यह सब देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, वाह, क्या खेल खेला है मैंने, अब तो पूरा रास्ता साफ है। मैं भी देखती हूँ अब मुझे कौन रोकता है। नायरा अपने मकसद को अंजाम देने की तैयारी करने लगती है। एक दिन जब घर में सब सो रहे होते हैं, उस टाइम नायरा कुछ कहने लेकर घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड दक्ष के पास चली जाती है। दक्ष यह देखकर बहुत खुश होता है कि नायरा अपने साथ कहने भी लाई है। वह सोचता है कि हो न हो इसके पास पैसे भी होंगे। कुछ दिन तो दक्ष और नायरा एक साथ रहते हैं, पर जब नायरा खर्च के लिए पैसे नहीं देती तो दक्ष उससे बोलता है, अरे तुम अपने ससुराल से खाली हाथी आ गई, कुछ लेकर नहीं आई क्या? क्यों, मैं गहने तो ले आई हूँ ना। अब जो था वो मैंने दे दिया, अब और कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। क्या? अरे तेरा खर्चा कौन उठाएगा? तेरा बाप। दक्ष की बात सुनकर नायरा गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। दक्ष भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। और नायरा को मार पीट कर अपने घर से बाहर निकाल देता है।
नायरा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काफी सोचने के बाद नायरा अपने ससुराल वापस चली जाती है। नायरा को देखकर उसकी सास और उसकी दादी बहुत खुश होते हैं, पर कार्तिक उसे अपनाने से मना कर देता है। नहीं, मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो अपने मतलब के लिए दूसरों का घर बर्बाद कर दे। और नाना पुत्र ऐदा नहीं बोलते, नायरा तेरी पत्नी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गलती हो गई, नाले हुण ਉਹਨੂੰ अपनी गलती ਦਾ पछतावा भी ਤਾਂ है, माफ कर दे ਉਹਨੂੰ, ऐदा नहीं कर दे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सब लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आप सबका ध्यान मुझ पर से हट जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर नायरा वहाँ से जाने लगती है। तभी कार्तिक बोलता है, रुको नायरा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कार्तिक और सभी घर वाले नायरा को माफ कर देते हैं। नायरा सबको विश्वास दिलाती है कि वह एक अच्छी बहू बनकर पूरे घर को संभालेगी। सभी घर वाले नायरा का एक बार फिर से गृह प्रवेश करवाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।